हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आपकी ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम टैक्स क्या है, किस नेचर की है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इस रिलेटेड कुछ हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में और साथ ही कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो टैक्स फ्री होती हैं, जो कर मुक्त होती हैं, ऐसी आय। तो आज ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी आय कृषि आय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन ए सिंपल मोर्टेज ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान, अमाउंट ऑफ compensation received from insurance company on account of the crop due to flood, प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ हायर यील्ड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि चार ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम कही जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी इनकम है कि बाढ़ के कारण फसल जो नष्ट हो गई है उसे बीमा कंपनी से जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है। इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम। एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। तो कृषि भूमि से जो प्राप्त किराए की आय होती है उसे क्या कहते हैं? वो कहलाती है एग्रीकल्चर इनकम ही होती है। यानी कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है अगर उसे रेंट पे दिया गया है उससे जो इनकम होगी तो एग्रीकल्चर इनकम में ही शामिल की जाती है। तो ये कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिसमें से कुछ एग्रीकल्चर आती हैं, कुछ आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्टली एग्रीकल्चर हो जाती है, पार्टली बिजनेस हो जाती है, लेकिन कुछ पूरी तरह से एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाती है। तो यहाँ पर ये इनकम पूरी तरह से एग्रीकल्चर इनकम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृषि फर्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है। सैलरी रिसीव्ड बाय एन एग्रीकल्चर फर्म्स मैनेजर, प्रोफेशनल इनकम, सैलरी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल इनकम। तो जो एक तो फॉर्म होगी एग्रीकल्चर फॉर्म, उसका जो मैनेजर होता है उसको जो इनकम दी जाती है तो वो कौन सी इनकम होती है? वो इनकम फॉर्म सैलरी में जाती है, सैलरी इनकम कहलाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी कृषि आय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम ए डेयरी फार्म, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर कौन सी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? तो अभी आपने प्रीवियस में क्वेश्चन में पढ़ा ही है कि कौन सी इनकम जो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड था वो उसको ही एग्रीकल्चर इनकम माना गया था। तो यहाँ पर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला करदाता के लिए 20,000 रुपए कृषि की कृषि आय को कुल आय में शामिल किया तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय निम्नलिखित से अधिक होगी। इन केस ऑफ ए woman SSC, her agriculture income of ₹20,000 shall be included in her total income when it is more than the following limit। अब आपको बताना है कि 20,000 रुपए की एक कृषि आय है, लेकिन उससे महिला करदाता जो है उसकी आय में तब शामिल करेंगे जब उसकी कितनी कर योग्य इनकम से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितनी थी? यहाँ पर सिर्फ महिला करदाता बताया है, कुछ एज नहीं बताया है। तो आपको पहले पहले ही बताया था कि अब मेल फीमेल वाला कोई इशू नहीं होता, पहले रहता था कि अलग अलग होती थी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2,50,000 ही इनका भी आएगा। तो 2,50,000 से अबव जब होगी तभी उसको शामिल किया जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। 50%, 60%, 65%, 70%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि चाय के उत्पादन एवं निर्माण में कितना भाग जो होता है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो मैंने ऐसे बताया था कि कुछ होती हैं ऐसी जो आंशिक होती हैं, पार्टली होती हैं कि वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, बाकी क्या हो जाती है? बिजनेस इनकम हो जाती है। तो यहाँ पर जो चाय का जो टी होती है उसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसको ग्रो किया जा रहा है, फिर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम का जितना पार्ट रहता है वो हो जाता है 60%। बाकी का 40% क्या हो जाती है? बिजनेस इनकम होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है यदि फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ।
एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड ₹5,000, एक्सीड ₹10,000, एक्सीड ₹50,000 और कितना कि एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड ₹5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीड द एग्जेम्पशन लिमिट। सबसे बेस्ट आपका आंसर यही रहेगा कि तब शामिल करते हैं जब एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो 5,000 से ज़्यादा होती है और टोटल इनकम भी इससे ज़्यादा होगी। जब टोटल इनकम जो होती है जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है उससे ज़्यादा होती है तब इसको शामिल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल इनकम की गणना करने के लिए कृषि आय को जब हम आय की गणना कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुल आय में जो कृषि आय होती है किसकी उसमें आय में ऐड करी जाती है। तो यहाँ पर किस में ऐड करेंगे हम, जो एक व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, उसकी इनकम में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी grown and cured in India is considered as agriculture income. 50%, 60%, 70%, 75%। जैसे कि अभी आपने टी के बारे में देखा था, 60% क्या था, एग्रीकल्चर थी, 40% क्या था, बिजनेस इनकम थी। यहाँ पर कॉफी की बात हो रही है तो कॉफी के लिए अगर उसको उगाकर और संसाधित करके यानी ग्रो किया जा रहा है और क्योर किया जा रहा है और उसको सेल किया जाता है तो यहाँ पर कितनी इनकम एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है, वो हो जाएगी 75%। 75% एग्रीकल्चर इनकम है, 25% बिजनेस इनकम है। ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर साथ में क्या हो रहा है, संसाधित करने के बाद उसको भूनकर एवं पीस कर बेचा जा रहा है तो वहां पर व्यावसायिक आय कितनी होगी। तो यहाँ पर दो चीजें और ऐड हो गई कि ग्रो किया गया, क्योर किया गया, रोस्टेड और ग्राइंड करने के बाद अगर उसको सेल किया जा रहा है तो कितनी बिजनेस इनकम है। यहाँ पर आपसे बिजनेस इनकम पूछी है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, 40% जो होती है वो बिजनेस इनकम होती है, यानी कि 60% क्या है एग्रीकल्चर इनकम, 40% बिजनेस इनकम। ये नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है तो कंफ्यूज ना हो आप लोग, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया कि पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से संबंधित परंतु कृषि आय नहीं है, इनकम फ्रॉम लैंड बट नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सी इनकम जो है तो लैंड से रिलेटेड लेकिन उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता तो कौन सी हो जाएगी। ये तीनों ही इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबड़ उगाकर एवं उससे लैटेक्स बनाकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रबड़ is grown and manufactured taxes in India is considered as agriculture income. 45%, 50%, 55%, 65%। तो जितने भी मोस्टली होती है मैंने सभी इंक्लूड कर ली हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। यहाँ पर रबड़ की अगर बात करी जा रही है तो उसमें यहाँ पर पूछा है एग्रीकल्चर इनकम होती है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 65%। 65% क्या होती है रबड़ के की बात अगर हम करें तो एग्रीकल्चर इनकम होती है, बाकी का 35% बिजनेस इनकम हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, उसे कैसे शामिल किया जाता है इनकम में। चलिए आइए देखते हैं कि कौन सी ऐसी इनकम होती हैं जो इंडिया में टैक्स फ्री हैं, कर मुक्त हैं। तो इसी वजह से मैंने बताया था कि टैक्स फ्री नहीं होनी चाहिए वो इनकम, बाकी सभी इनकम पर एक निवासी टैक्स देता था। तो कौन सी इनकम होती है आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आय कर मुक्त है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी इनकम है जो भारत में कर मुक्त है, कौन सी इनकम हो जाएगी। तो कृषि आय जो होती है वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृषि आय है, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, पार्टली एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ दिस। कृषि आय क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड होती है, कर मुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया उपक्रम
विशेष आर्थिक क्षेत्र में गत वर्ष 2015-16 में स्थापित किया गया उसे धारा 10AA के अंतर्गत कटौती मिलेगी। अ न्यू अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको शॉर्ट में सेज भी बोला जाता है, SEZ। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2015-16 रिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA शैल बी अलाउड फॉर 5 assessment year, 8 assessment year, 10 assessment year, 15 assessment year। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेज में कोई भी एंटरप्राइजेस अगर इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसे जो 10AA के अंतर्गत कटौती मिलती है कितने वर्षों तक के लिए दी जाती है, वो दी जाती है 15 ईयर्स के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। In which section of the Income Tax Act exempted income have been mentioned? Section 10, Section 80C, Section 13, Section 2। किस सेक्शन में मेंशन की गई हैं जो करमुक्त आय होती है? वो सेक्शन 10 में की गई हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता होता है। द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज exempt, taxable, to be included in total income for tax purpose, none of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं उनको जो भी दैनिक भत्ता दिया जाता है, डेली अलाउंस दिया जाता है, वो क्या रहता है? तो जो उनको डेली अलाउंस होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, कर मुक्त होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बेनिफिट्स होते हैं पार्लियामेंट में मेंबर होने के। एक बेनिफिट ये भी है कि उनको जो दैनिक भत्ता मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर मुक्त आय है? टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम, फॉरेन अलाउंस, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ऑल ऑफ दीज। कौन सी आय कर मुक्त है? इसमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम कर मुक्त होती है, और कौन सी इनकम कर मुक्त होती है? जो विदेशी भत्ते, फॉरेन अलाउंस होते हैं या फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। कौन सी इनकम होगी? ये तीनों ही इनकम क्या होती हैं? यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि ये सभी होगा। मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज कर लीजिएगा, ये सभी, क्योंकि ये तीनों ही इनकम क्या होती हैं? कर मुक्त होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट एग्जेम्पशन ऑन इंडिविजुअल अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज 2500, 3500, 4500, होल अमाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आप लोग का जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर अगर पर्सनल सेविंग अकाउंट रखा गया है तो उससे जो कितना ब्याज होगा वो कर मुक्त होता है। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है उसकी? तो यहाँ पर उसकी मैक्सिमम लिमिट हो जाती है 3500। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3500 तक क्या होता है? ब्याज कर मुक्त होता है, मैक्सिमम लिमिट है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जदार की फर्म से कर मुक्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म इनकम, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है साझेदारी की फर्म से कर मुक्त आय है। तो एक चीज से पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि एक फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, वो अपनी इनकम जो टोटल हो रही है उस पर ऑलरेडी टैक्स पे करती है। तो साझेदारी फर्म से किसी भी साझेदार को, पार्टनर को जो भी इनकम का हिस्सा मिलता है, पार्ट मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं देना होता उसको। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि साझेदारी की फर्म से कर मुक्त आय जो होती है वो कौन सी होती है? वही हो जाएगी साझेदारी फर्म की आय में जो हिस्सा उसको मिल रहा है। बाकी जो वेतन है या फिर जो ब्याज मिल रहा है तो वो तो अगर एक कर मुक्त सीमा से अधिक होगा तो उसकी उस पर टैक्स उसको देना पड़ता है, लेकिन जो उसको आय का हिस्सा मिलता है वो पूरी तरह से क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे कि निवास स्थान यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आगे टैक्स लगाया जाता है। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि क्या बेसिक कंडीशंस होती हैं, क्या एडिशनल कंडीशंस होती हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।